नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। आज हम हिंदू लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोपार्सनरी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वीडियो देखने के बाद या इसके पहले मेरा एक वीडियो है जॉइंट हिंदू फैमिली का वीडियो, उसको ज़रूर देखें। तो आज हम हिंदू लॉ के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कोपार्सनर कौन होते हैं, कोपार्सनर कैसे क्रिएट होती है, कैसे एंड होती है, सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोपार्सनर क्या है, राइट्स ऑफ कोपार्सनर क्या है, कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स को देखेंगे जिस पे क्वेश्चन आती है जुडिशियरी और सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में, और फिर हम लोग लैंडमार्क केसेस और उसके जजमेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोपार्सनर आखिर होते कौन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोपार्सनर होते कौन है ये समझने के लिए आप समझे, ये एक फैमिली है। इस फैमिली में ग्रैंडफादर हैं, फादर है, उनके बच्चे हैं और उनकी बेटी है। तो ये एक टुगेदर ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली, प्रॉपर जॉइंट हिंदू फैमिली है। अब इस जॉइंट हिंदू फैमिली के जो हर एक मेंबर हैं, ये हर एक मेंबर को, ईच मेंबर को कोपार्सनर बोला जाएगा। इस जॉइंट हिंदू फैमिली के हर एक मेंबर को कोपार्सनर बोला जाएगा। क्यों कोपार्सनर बोला जाएगा? बिकॉज इनको राइट मिलता है प्रॉपर्टी में, राइट मिलता है प्रॉपर्टी में बाय बर्थ, राइट मिलता है बाय बर्थ। ये सारे जो मेंबर्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के, जैसे ग्रैंडफादर, फादर, सन, डॉटर, ये चारों बाय बर्थ प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं। मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एक हिंदू जॉइंट फैमिली है, ये पूरा का पूरा एक हिंदू जॉइंट फैमिली है। इस हिंदू जॉइंट फैमिली का स्मॉलर ग्रुप देखें, चाहे आप फादर को ले लें, सन, डॉटर, अगर मान लें इस सन का भी बच्चा हो जाए, इस सन का सन, या सन का डॉटर, सन्स डॉटर, डॉटर का भी, डॉटर के भी दो बच्चे हो जाएं सपोज, डॉटर सन, डॉटर्स डॉटर, तो ये सारे दे ऑल विल कंस्टिट्यूट एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली। लेकिन इसमें जो स्मॉलर ग्रुप है, इसमें हर एक मेंबर एक कोपार्सनरी कराएगा और हर कोपार्सनर को बर्थ राइट मिलता है प्रॉपर्टी में, हर कोपार्सनर को बर्थ राइट मिलता है प्रॉपर्टी में। मैं आपको एक और बात समझाना चाहूँगा कि 2005 से पहले बर्थ राइट बस और बस सन को था। 2005 से पहले बर्थ राइट बस और बस सन को था। 2005 के अमेंडमेंट के बाद यही बर्थ राइट सेम डॉटर को भी मिल चुका है। तो चलिए अब समझते हैं कोपार्सनरी आखिर क्रिएट कैसे होता है और ये एंड कैसे होता है। तो कोपार्सनरी के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आप फ्लो चार्ट को देखेंगे तो एक कॉमन मेल एंसेस्टर होता है। जैसे कि अभी हमारे पास ग्रैंडफादर थे, आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ग्रैंडफादर थे, तो एक कॉमन मेल एंसेस्टर होता है और फिर उस परिवार में बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जन्म होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब बर्थ राइट है उसका। और जैसे ही उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बर्थ राइट मिलता है वैसे ही कोपार्सनरी क्रिएट हो जाता है। तो ये तो तरीका है कोपार्सनरी क्रिएट होने का। मैं आपको बता दूं, एडॉप्शन से भी कोपार्सनरी क्रिएट होता है। एडॉप्टेड सन को नॉर्मल सन की तरह ट्रीट किया जाता है एंड ही विल गेट इक्वल शेयर। जो नॉर्मल सन को मिलता है शेयर, वही एडॉप्टेड सन को भी मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि मैरिज, अब मान लेते हैं एक सन है भाई, सन की वाइफ आ गई, उसका शादी हो गया, तो शादी होने से कोपार्सनरी क्रिएट नहीं होता, यानी कि मैरिज से कोपार्सनरी क्रिएट नहीं होता। मैं आपको बता दूं, वाइफ जो है, वाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, पर वाइफ इज़ नॉट अ कोपार्सनर, मतलब वो पार्टीशन नहीं कर सकती है, पार्टीशन के लिए बोल नहीं सकती है भाई। एग्रीमेंट से भी कोपार्सनर कोई नहीं बनता। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई आज हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और कल से तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कोपार्सनरी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ, दैट वो हम लोग आगे और समझेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लें एग्रीमेंट से भी कोपार्सनरी क्रिएट नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कोपार्सनरी एंड कैसे होता है, ये भी समझते हैं। तो देखिए, कोपार्सनरी एंड होता है, मान लेते हैं आपके पास जॉइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, एक बच्चा उसमें बोलता है कि भैया हमको पार्टीशन चाहिए, उसका एकदम इंटेंशन होना चाहिए कि हमको पार्टीशन करना ही करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी में पार्टीशन हो गया, किसी को 1/4 शेयर मिला, किसी को 1/6 शेयर मिला, जो भी पार्टीशन का रूल है वो हम लोग पार्टीशन वाले वीडियो में देखेंगे। तो पार्टीशन होने के बाद हर किसी को अपना अपना शेयर मिल गया, और जैसे ही हर व्यक्ति अपना अपना शेयर लेके हट गया, उसी समय कोपार्सनरी क्या हो गया, ख़त्म हो गया भाई, उसी समय कोपार्सनरी ख़त्म हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताऊं, सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर जो होता है, सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर में भी कोपार्सनरी ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं ग्रैंडफादर है, ठीक है, यहाँ पे फादर है और यहाँ पे मान लेते हैं सन है। मान लेते हैं ग्रैंडफादर मर गए, फादर मर गए, बचे क्या, सन, तो ही इज़ अ सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर। और जैसे ही ये सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर बनता है वैसे ही कोपार्सनरी ख़त्म हो जाती है, और अब कोपार्सनरी तब क्रिएट होगी उसी प्रॉपर्टी के जब इस सन का सन होगा, जब इसका बच्चा होगा, एक नया मेंबर आएगा, तब जाके कोपार्सनरी फिर से क्रिएट होगी।
अब मैं बात करता हूँ डेथ। अगर किसी पर्सन का डेथ हो जाएगा तो भाई वो तो उसका ऐसे ही कोपार्सनरी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक कंसेप्ट के बारे में, ये है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। मैंने कहा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, इनका डिफरेंस को समझेंगे। तो लेफ्ट साइड में आप जैसे देखेंगे कि सबसे पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सभी कोपार्सनर को बर्थ राइट मिलता है, और अगर उनको बर्थ राइट मिलता है तो दे कैन क्लेम पार्टीशन, वो सब पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट साइड में देखिए सेपरेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। सेपरेट प्रॉपर्टी में कोई बर्थ राइट नहीं है भाई, कोई बर्थ राइट नहीं है, वो जिस आदमी का कमाया हुआ है उसी का है वो, ठीक है। और सेपरेट प्रॉपर्टी में जो ओनर है वही प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, ओनर के हाथ में, उसका जिसको मन होगा देने का देगा, नहीं देने का मन होगा नहीं देगा। ओनर कंट्रोल्स दी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ग्रैंडफादर का लैंड है भाई, ग्रैंडफादर के लैंड है, अब ये उनके पिताजी को मिल गया, अब फिर यहाँ पे सन है, तो अभी जो ग्रैंडफादर का प्रॉपर्टी फादर को मिला है दैट इज़ एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बट मान लेते हैं आपके पिताजी ने पैसे से प्रॉपर्टी कमाई, अब प्रॉपर्टी जो आपके पिताजी ने अपने पैसे से कमाई दैट प्रॉपर्टी इज़ अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। उसमें आप नहीं बोल सकते कि भाई मेरा बर्थ राइट है, नहीं, वो डिपेंड करता है आपके पिताजी के ऊपर। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग आगे देखेंगे वो है इंपॉर्टेंट सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर। देखें, मान लेते हैं एक परिवार में ग्रैंडफादर है, फादर है, सन है। ग्रैंडफादर चल बसे, बूढ़े हो गए थे, फादर भी चल बसे, तो बचा सन। अब ये जो सन है, ये सन ही इज़ द ओनली कोपार्सनर, ये एक कोपार्सनर है जो कि अलाइव है, और इस एक कोपार्सनर को हम लोग सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर बोलेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ग्रैंडफादर की, ये पहले क्या थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। जब सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर बचा उस समय सेम प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो एक ही आदमी है, सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब मान लेते हैं ये जो सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर है सन, उसका एक बच्चा हो गया, मतलब सन। जैसे ही उसका बच्चा हुआ वैसे ये प्रॉपर्टी सेपरेट से फिर क्या बन जाएगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी चेंजेस होता है भाई, प्रॉपर्टी चेंज होती है। पहले एंसेस्ट्रल थी, फिर सेपरेट बन गई, और फिर क्या बन गई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है दोस्तों। अब हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोपार्सनरी। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले आप देखें, ये जो सन जैसे ये जन्म लिया, राइट बर्थ से ही, बाय बर्थ इस सन को राइट मिल गया अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैंडफादर। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इनको बाय बर्थ राइट मिल गया भाई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इनको बाय बर्थ राइट मिल गया। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ ओनरशिप। किसी का फिक्स शेयर नहीं होता। मान लो यहाँ पे सन है, फादर है, ग्रैंडफादर है, एक प्रॉपर्टी है ये वाली जिसमें किसी का फिक्स शेयर नहीं, क्योंकि पार्टीशन तो हुआ ही नहीं है। तो अभी जो है इन तीनों का ओनरशिप है, तीनों यहाँ पे जाएगा, और यहाँ अगर सपोज़ आम का पेड़ है तो इस आम के पेड़ से फड़ा हुआ आम तीनों खाएंगे भाई, दादा, पिताजी और जो बेटा है वो तीनों खाएगा। यूनिटी ऑफ ओनरशिप। तीसरा है कॉमन एंसेस्टर। ये जो जॉइंट फैमिली, ये जो कोपार्सनरी होता है, जैसे ग्रैंडफादर, फादर और सन, तो सबसे पहला कोपार्सनर कौन है, ग्रैंडफादर। सो कोपार्सनरी ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल इंटरेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है, मेंबर्स जो होते हैं, कोपार्सनरी के मेंबर्स जो होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, वो ऐड भी हो सकते हैं। अगर ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और वो रिमूव भी हो सकते हैं भाई। अगर वो रिमूव हो सकते तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये कोपार्सनरी का जो नंबर है वो शेयर, कोपार्सनरी में देखिए मेंबर्स चेंज होंगे, अगर मेंबर्स चेंज होगा तो उनका शेयर भी क्या होगा, चेंज होगा। मेंबर घट गए, शेयर बढ़ जाएगा, मेंबर बढ़ जाएंगे, शेयर घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे राइट्स ऑफ कोपार्सनर, ठीक है। मैं आपको बता दूं जॉइंट ओनरशिप होता है। ओनरशिप इज बिलोंग कलेक्टिवली टू ऑल कोपार्सनर। हर व्यक्ति का जॉइंट ओनरशिप होता है। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर है, फादर है, सन है, डॉटर है। मैंने आपको बताया डॉटर 2005 के बाद सी ऑल्सो बिकम कोपार्सनर। तो ये चारों मिलके सेम प्रॉपर्टी पे जॉइंट ओनरशिप रखते हैं। दे ऑल कैन यूज़ प्रॉपर्टी जॉइंटली, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू मेंटेनेंस पॉइंट फ्रॉम जॉइंट हिंदू फैमिली। मान लेते हैं ये लड़का बन गया नालायक, क्या बन गया भाई, नालायक बन गया भाई। तो इसके पिताजी ने बोला तुमको पैसा नहीं देंगे भाई, खेती से जो पैसा आ रहा है वो सब पैसा अपने ही पास रखेंगे। तो यहाँ पे S1 जो है, S1 कैन क्लेम मेंटेनेंस। S1 बोलता है कि भाई देखिए आप जॉइंट हिंदू फैमिली का प्रॉपर्टी है, जॉइंट हिंदू फैमिली का प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा भी हक है। तो वट एवर मनी, जो भी पैसा आ रहा है उसमें मेरा भी हिस्सा है। तो S1 अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है इस जॉइंट हिंदू फैमिली में, ठीक है। बट ऐसा
नियम है। नेक्स्ट है राइट टू इन्फोर्स पार्टीशन। इवन मान लेते हैं S1 क्लेम किया मेंटेनेंस के लिए, उसको मान लेते हैं नहीं मिला, मेंटेनेंस मिला ही नहीं, तो S1 चाहे तो बोलेगा भैया एक काम करो, शेयर बांट दो। और शेयर बांटेगा तो कैसा बटेगा, तो भाई 4 आदमी है, 1 2 3 4, चारों को इक्वली शेयर मिल जाएगा, 1/4 1/4 1/4, चारों का हिस्सा हो जाएगा भाई, पार्टीशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं पार्टीशन। खैर हम लोग पार्टीशन वाले चैप्टर में समझेंगे इसको। तो मैं आपको बता दूं कि अगर उसको मेंटेनेंस नहीं मिला किसी भी को पार्टनर को, तो दैट को पार्टनर कैन इन्फोर्स पार्टीशन। ठीक है। एक और चीज़ है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ग्रैंडफादर है मैनेजर, प्रॉपर्टी का क्या है मैनेजर, कर्ता वाले वीडियो में इसको समझेंगे हम लोग। ये प्रॉपर्टी का क्या है मैनेजर। अब ये क्या करेंगे, मान लेते हैं प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अगर ये सेल अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज मतलब बिना किसी कारण का है, अपने मौज मस्ती के लिए सेल कर दिए, तो ये जितने भी को पार्टनर हैं दे कैन क्लेम द सेल। ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपने गलत बेच दिया, ये नहीं बेचना था, आपकी अकेले की प्रॉपर्टी थोड़ी थी, हमारी भी प्रॉपर्टी थी, हमारा हिस्सा भी था, अपना हिस्सा बेचते, हमारा क्यों बेचे। तो दैट अदर को पार्टनर कैन से, वो बोल सकते हैं कि भाई आप अपना हिस्सा बेचो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, मान लेते हैं ग्रैंडफादर बोले कि जो एस है, ये जो मेरा एस है ये नालायक है, इसको को पार्टनरी से बाहर कर दो, तो अनफेयरली एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कुछ ऐसा ही भयंकर काम कर दिया है, जैसे सेक्शन 25 में है कि अगर कोई मर्डर करेगा तो वो को पार्टनरी से बाहर आ जाएगा। सेक्शन 25 में है कि अगर कोई मर्डर करेगा अपने पिताजी का मर्डर करेगा तो वो को पार्टनरी से बाहर हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वैलिड रीज़न जिसके थ्रू आप किसी को कोपार्टनरी से बाहर कर सकते हैं। बट अनफेयरली बिना मतलब का मेरा मन किया इसको बाहर कर दे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी कोपार्टनर को नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका बर्थ राइट होता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं अपने पास 4 है, ग्रैंडफादर, फादर, यहाँ पे सन, डॉटर। अभी मान लेते हैं ग्रैंडफादर चल बसे, इनकी एज हो गई थी भाई 105 मान लो, ये चल बसे। अब ग्रैंडफादर जैसे चल बसे तो अब पहले तो प्रॉपर्टी 1/4 सबको मिलती क्योंकि 4 लोग हैं, लेकिन जब ग्रैंडफादर चल बसे तो प्रॉपर्टी 1/3 बचेगा। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि जो लोग जिंदा बचे हैं उसमें ही प्रॉपर्टी बटेगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप ये बोलता है कि अगर कोई को पार्टनर चल बसा तो जो भी रिमेनिंग को पार्टनर हैं इंटरेस्ट वहाँ पे पास हो जाएगा, सर्वाइविंग को पार्टनर को इंटरेस्ट पास हो जाएगा। दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ को पार्टनर, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। नेक्स्ट है राइट टू मैनेज प्रॉपर्टी। जितने भी को पार्टनर हैं भाई, सबको, जितने भी को पार्टनर हैं सबको प्रॉपर्टी मैनेज करना पड़ेगा। दे हैव राइट टू मैनेज प्रॉपर्टी। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि मेनली पूछा जाता है एग्जाम्स में। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 9 सितंबर 2005 के पहले बस सन को पार्टनर थे, डॉटर को पार्टनर नहीं थी। अगर डॉटर को पार्टनर नहीं है, सपोज ये ग्रैंडफादर है, फादर है, सन है, डॉटर है, अगर डॉटर को पार्टनर नहीं है तो देन सी कैन नॉट क्लेम पार्टीशन। यहाँ पे सन तो क्लेम करेगा पार्टीशन, सन विल गेट द शेयर, पर डॉटर को शेयर नहीं मिलेगा। सी विल गेट मेंटेनेंस, ये चीज़ था, बट ये चीज़ 9 सितंबर 2005 के बाद चेंज हो गया। अमेंडमेंट आया सेक्शन 6 ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, HSA, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें क्या हुआ, अब सन और डॉटर दोनों ही को पार्टनर बन गए, दोनों ही पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वाइफ के बारे में। वाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बट सी कैन नॉट क्लेम पार्टीशन, सी इज़ नॉट अ को पार्टनर। क्यों? क्योंकि को पार्टनर कैसे बनता है, या तो बर्थ से बनेगा या तो एडॉप्शन से बनेगा। वाइफ का ना बर्थ हुआ ना एडॉप्शन हुआ, सी केम ड्यू टू मैरिज, तो वो तो को पार्टनर है ही नहीं। अब मैं विडो के बारे में बात करता हूँ, विडो इज़ ऑल्सो नॉट अ को पार्टनर बट ही सी इज़ अ पार्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर उसका पति चल बसा है, फादर चल बसा, मतलब चल बसा, तो अपने पति का हिस्सा, अपने हस्बैंड का शेयर उस विडो को मिलेगा, अपने हस्बैंड का शेयर उस विडो को मिल जाएगा। इलिजिटिमेट सन के बारे में बात करते हैं। देखें, सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बोलता है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे पैदा होंगे दे विल ट्रीट एट लेजिटिमेट, और उनको पेरेंट्स प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा। इसमें लॉ ये बोलता है कि बच्चे तो इनोसेंट है, उनको क्यों परेशानी दिया जाए भाई, लेकिन जो इलिजिटिमेट सन होते हैं उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता बिकॉज दे आर नॉट को पार्टनर, और उनको मेंटेनेंस भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है। अडॉप्टेड सन के बारे में, अडॉप्टेड सन ट्रीटेड एज नॉर्मल सन। मैंने एक यहाँ फोटो बनाया, आप देखें, फादर है, अडॉप्टेड सन है, नॉर्मल सन है। सपोज ये है, अब अगर प्रॉपर्टी बचेगी तो 1/3 फादर को मिलेगी, 1/3 अडॉप्टेड सन को मिलेगी, 1/3 नेचुरल सन को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल सन एंड अडॉप्टेड सन दे बोथ ट्रीटेड इन द सेम मैनर। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ लैंडमार्क केसेस को समझते हैं।
सबसे पहला लैंडमार्क केस है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गोमेडल्ली लक्ष्मी नारायण। इसमें क्या हुआ, फादर, मदर, सन और सन की विडो, सन चल बसा भाई, इनकी डेथ हो गई, इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब हुआ, सॉरी गलत हो गया, सॉरी, इसमें हुआ क्या, फादर चल बसा 1929 में, फादर की डेथ हो गई 1929 में, ठीक है, सॉरी, फादर की डेथ हो गई 1929 में, फादर डेथ हो गया भाई। फादर की जैसे ही डेथ हो गई, बचा क्या, सोल सर्वाइविंग मेंबर बचा यहाँ पे सन की वाइफ और मदर। तो ये दोनों तो फीमेल है, ये दोनों तो फीमेल है, ये सन की वाइफ भी क्या है, फीमेल है। तो द सोल सर्वाइविंग मेंबर इज़ दिस सन। अब ये सोल सर्वाइविंग मेंबर बचा है, तो ये क्या हुआ, अब टैक्स, अब जो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी था, इस एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो टैक्स आ रहा था, तो इस पर टैक्स क्या मान के लगाया जाए कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी माना जाए। ऐसा इसलिए देखा गया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, कुछ छूट मिल जाता है। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि अगर एक भी मेंबर है, एक भी मेल मेंबर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हिंदू यूनाइटेड फैमिली कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसमें 2 फीमेल हैं, ओवरऑल 3 मेंबर है, दे विल कंट्रीब्यूट एज अ जॉइंट हिंदू फैमिली, और टैक्स के पर्पज़ से इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स जो होगा, टैक्स हिंदू अनडिवाइडेड इनकम मान के किया जाएगा, क्योंकि देखो सोल सर्वाइविंग मेंबर है, तब भी वो जॉइंट हिंदू फैमिली है। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली माना जा रहा है तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या मानी जाएगी, जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो जो टैक्स लिया जाएगा वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी मान के ही लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक और केस है मोरो विश्वनाथ वर्सेस गणेश मित्तल। इसमें क्या हुआ, फैक्ट देखें, उद्भव नाम का आदमी था, ही वॉज अ कॉमन मेल एंसेस्टर, ठीक है, ही वॉज अ कॉमन मेल एंसेस्टर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि उद्भव एक कॉमन मेल एंसेस्टर थे। ये देखें इसमें क्या है, इनका देखें एस सन, 2 बेटे थे, सन एस और S1। पहले बेटे का बेटा SS, दूसरे बेटे का बेटा S1S, तीसरा बेटा S1S, और ये जो थे ये था गणेश, ठीक है। अगर आप देखें ये 5th डिग्री में, ये देखिए ये 1 डिग्री हो गया, ये क्या है 2 डिग्री हो गया, ये क्या है 3 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री हो गया, और ये 5th डिग्री हो गया। अब क्या हुआ, उद्भव जी चल बसे। तो गणेश जो था ये 5th डिग्री का बच्चा था, और इसने मोरो जो कि 4th डिग्री का है, इससे पार्टीशन डिमांड कर दिया। जैसे ही पार्टीशन डिमांड किया तो मोरो बोला कि भाई ये तो 5th डिग्री का है, इसको तो पार्टीशन में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो पर गणेश ने बोला कि नहीं, एक्चुअली उद्भव जी चल बसे, तो अब जो 2 डिग्री पे था, अब तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, और गणेश जो कि 5 डिग्री पे था, अब वो 4 डिग्री पे आ गया। नाउ ही इज़ अ को पार्टनर हु कैन क्लेम पार्टीशन। तो फिर कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि भाई हाँ सही बात है, पार्टीशन कैन बी डिमांडेड एंड को पार्टनर एक्सटेंड्स टू 4 डिग्री फ्रॉम लास्ट मेल होल्डर अलाइव, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।